जी क्लास, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा ऑफ पास्ट सिमिलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट प्रोजेक्ट है जिसकी हमने एस्टिमेशन करनी है। इस करंट प्रोजेक्ट को हमने फीचर्स में ब्रेक कर दिया। सो दीज आर द फीचर्स व्हिच वी हैव टू परफॉर्म कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल फीचर्स निकाल लिए हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल फीचर्स के हम हर फीचर के एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड निकालेंगे। अब ये एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड, ये जो डाटा आ रहा है हर फीचर का, ये कैसे आ रहा है, ये पास्ट डाटा से आ रहा है। पास्ट डाटा में हम देखेंगे कि 2D ज्योमेट्रिक एनालिसिस से मिलता जुलता कोई फीचर जो हमने पहले कभी किया हो, ठीक है, उसका हम बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस निकालेंगे। और वो जो हमने फॉर्मूला देखा था expected value का, that was expected value is equal to best case plus 4 times of most likely plus 1 time of worst case divided by 6। तो एवरेज हमारे पास ये आई 5300। सिमिलरली हमने देखा 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस का काम करने के लिए हमने पहले इस तरीके का अगर काम किया है अपनी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उससे रिलेटेड बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा, एवरेज केस क्या होगा। हर किसी के 3 अलग अलग एनालिसिस हमने वैल्यू ली और उसके बाद फिर हमने उसको ऐड करके डिवाइड कर दिया 6 से। हर इंडिविजुअल फीचर की एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले फॉर्मूले से निकाली। दैट वाज 1 टाइम ऑफ बेस्ट केस प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस 1 टाइम ऑफ वर्स्ट केस डिवाइडेड बाय 6। तो ये ऑन एवरेज हमारे पास इस करंट प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड आ गया। दैट इज एस्टिमेटेड, जो जिसको हम एक्चुअल करने से पहले एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसको राइट डाउन करने के लिए एस्टिमेटेड इतने लाइन ऑफ कोड लगेंगे हमारे पास। और ये हर फीचर का हमने किस तरीके से निकाला, हिस्टोरिकल डाटा से। अभी इस पे किसी भी फीचर पे अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया, अभी हम सिर्फ एस्टिमेशन कर रहे हैं। एस्टिमेशन के मतलब क्या होते हैं, अभी मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एस्टिमेट करके बताएं कि अभी इस एससी के कोर्स में कौन कितना स्कोर करेगा फाइनल में। तो अभी हमने फाइनल पेपर तो हुआ नहीं है, मिड टर्म भी नहीं हुआ, सो हम किस बेसिस पे जज कर सकते हैं, वी हैव जस्ट एस्टिमेट। अब मैं एस्टिमेट किस तरीके से करूंगी, ओके गुड एग्जांपल है। अच्छा, मैं एस्टिमेट किस बेसिस पे करूंगी कि मैंने आप में से बहुत सारे बच्चों को डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से कुछ बच्चों के मुझे मतलब एज अ टीचर आई नो स्किल्स ऑफ एवरी स्टूडेंट, जिन जिनको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो उस पर मैं कुछ ना कुछ अपने माइंड में एक मैप कर रही हूँ कि ठीक है कि ये रवाहा है तो मे बी इनके इतने % मार्क्स होंगे, तलहा है तो ही कैन स्कोर समथिंग लाइक दिस ऑन बेसिस ऑफ पास्ट डाटा। ठीक है कि डाटा स्ट्रक्चर्स में इन्होंने इतनी इनकी ये परफॉर्मेंस, ये असाइनमेंट इस तरीके से सबमिट करवाए थे, क्विजेस इस तरीके से सबमिट करवाए थे। एक्चुअल अभी एससी का पेपर हुआ नहीं है, बट मैं क्या एस्टिमेशन दे रही हूँ, पास डाटा को यूज करते हुए, हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल पास डाटा को यूज करते हुए मैं एस्टिमेट करूंगी। अच्छा, इस एस्टिमेशन में मैं क्या चीज ऐड करूंगी, ठीक है, ऑन एवरेज स्टूडेंट अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे किसी के पास कुछ प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से उनके वो मार्क्स कम हो, तो उसमें फिर मैं देखूंगी किसी और कोर्स का मार्क्स। ठीक है, लेट्स से कह रहा कि मुझे लग रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या डाटा स्ट्रक्चर्स में उनकी परफॉर्मेंस 80% थी, फॉर एग्जांपल, मैं बिल्कुल रफ डाटा पे बात कर रही हूँ, ठीक है, 80% थी। फिर मैंने कहा हो सकता है कि कहीं इन्होंने किसी का कॉपी वॉपी तो नहीं किया, हो सकता है कॉपी ना किया हो सकता है इनकी स्किल 90% की बन रही हो, लेकिन इनके इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो या कोई और घर में प्रॉब्लम होगी, तो क्यों ना मैं इनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिजल्ट भी देखूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिजल्ट निकाला, फिर मैंने और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैंने कहा चलो मैं इनके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का भी रिजल्ट निकालती हूँ। तो जब मेरे पास मल्टीपल डाटा आ गया, अब उसकी डाटा पे मैं ऑन एवरेज डाटा निकालूंगी, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स की प्रेडिक्शन करना मेरे लिए आसान हो जाएगी। सो दैट इज द एग्जाम्पल हियर। यहाँ पे हम वैसी कर रहे हैं 2D ज्योमेट्रिक एनालिसिस। हमने अभी कुछ कोड, एक लाइन ऑफ कोड भी लिखा नहीं है, लेकिन प्रीवियस डाटा की बेसिस पे मैं क्या डिटरमाइन कर रही हूँ, मैं क्या एस्टिमेट कर रही हूँ, प्रीवियस डाटा को यूज करते हुए न्यू डाटा की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड निकाल रही हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई गेस जो मैंने एग्जांपल दिया उस एग्जांपल से बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, अब हमने क्या किया, हर फीचर का एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड निकाल लिया यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा ऑफ पास्ट प्रोजेक्ट। और हिस्टोरिकल डाटा निकालने के लिए मतलब ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, लेट से हमने कहा ऑप्टिमिस्टिक बेस्ट केस ये है कि ये वाला फीचर, अब ये बेस्ट केस अगेन वही हिस्टोरिकल डाटा से आया है। बेस्ट केस ये है कि 4600 लाइन ऑफ कोड में ये
फीचर कंप्लीट हो जाए। मोस्ट लाइकली क्या है, एवरेज। एवरेज वाला क्या है, ठीक है हमारे पास एवरेज डेवलपर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतनी फास्ट नहीं है, तो शायद 6900 लाइन ऑफ कोड में ये फीचर कंप्लीट हो जाए। पेसिमिस्टिक वैल्यू मतलब वर्स्ट केस। वर्स्ट केस ये कि ना तो हमारे पास स्किल प्रोग्रामर्स हैं, ना टेक्नोलॉजी पे उनको जो है वो आइडिया है कि कैसे काम करना है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, प्रोसेसेस भी बहुत वीक है। सो वर्स्ट केस क्या होगा कि ये लाइन ऑफ कोड, ये वाला फीचर 8600 लाइन ऑफ कोड में कंप्लीट हो। तो ये तीन अलग अलग वैल्यूज आ गई, इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। दैट वाज 1 टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ 6900 प्लस 1 टाइम ऑफ 8600 डिवाइडेड बाय 6। तो जो वैल्यू आए दैट इज 6800 फॉर द 3D GA। ये वाला बता रहे हैं 3D GA के लिए 6800 ऐसे कैलकुलेट हुई है। हर फीचर की ऐसे ही इंडिविजुअल अलग अलग ऐसे ही कैलकुलेट हुई है। पहले ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू आई, हम तो अभी फीचर की बात कर रहे हैं ना, हम तो पास प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब हम एक फीचर की बात करें, जैसे मैंने एक स्टूडेंट की बात की, तो उस स्टूडेंट के का तो मैं उसी स्टूडेंट का डाटा निकालूंगी ना। जैसे अगर मैं 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस की बात कर रही हूँ, तो मैं इससे जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स होंगे उसी का डाटा, फीचर होंगे उसी का डाटा निकालूंगी। ये फीचर टू फीचर बात हो रही है। मैंने एग्जाम्पल आपको दी स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इस सिनेरियो में हम फीचर टू फीचर बात करेंगे, क्योंकि मुझे इस फीचर की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड निकालनी है। जो मैंने इससे पहले आपसे एग्जाम्पल डिस्कस की वो मैंने इंडिविजुअल स्टूडेंट का मार्क्स प्रोटेक्ट करने। तो जब मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट का डाटा निकालूंगी। जब मैं फीचर की बात कर रही हूँ तो मैं इस इंडिविजुअल फीचर से रिलेटेड जितने भी अब तक हम प्रोजेक्ट कर चुके हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे कि बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है। और इन तीन पैरामीटर्स की बेसिस में हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्मूले में रखेंगे और इंडिविजुअल फीचर की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड हम जनरेट कर देंगे यहाँ पे। जब एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड हर फीचर की आ गई, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फिर अगेन हिस्टोरिकल डाटा यूज करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन हो रही है। अब ये एक्चुअल कैलकुलेशन देखेंगे ये किस तरीके से काम हो रही है। Historical data indicates that the organization can produce 620 line of code per month. ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा मतलब प्रीवियस डाटा क्या शो कर रहा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ये एस्टिमेशन कर रहे हैं, दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस 620 लाइन ऑफ कोड पर मंथ, यानी कि हर महीने ऑन एवरेज, ये ऑन एवरेज बात हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑन एवरेज 620 लाइन ऑफ कोड जनरेट कर रही है। और वो लोग पे कितना कर रहे हैं, लेबर रेट इज 8000 पर मंथ, यानी कि आपका लेबर रेट कितना है अप्रोक्सीमेटली, ये डॉलर में बात हो रही है, डॉलर 8000 पर मंथ, यानी कि ऑन एवरेज जो लेबर दे रहे हैं हर डेवलपर को, हर इंजीनियर को, हर कोडर को, दैट इज 8000 पर मंथ। तो इन्होंने क्या किया, हर लाइन ऑफ कोड को राइट डाउन करने का कॉस्ट निकाल ली, दैट इज कॉस्ट डिवाइडेड बाय एलओसी। 8000 को डिवाइड कर दिया 620 पे, सो ऑन एवरेज हर लाइन ऑफ कोड को राइट डाउन करने की कॉस्ट आ गई। तो जब हमने इंडिविजुअल फीचर की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड निकाला, हम उन सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे $13 से, जो हमारी कॉस्ट थी हर लाइन ऑफ कोड को राइट डाउन करने की। सो ऑन एवरेज हमारे पास क्या आ गया, 4,31,600 would be cost of developing this estimated line of code, again estimated cost है ये। यहाँ पे ये 620 नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। और एफर्ट कैसे निकलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑन एवरेज टोटल इतनी लाइन ऑफ कोड जो है वो हमारे पास 33,200 लाइन ऑफ कोड रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। 33,200 कहाँ से आया, इन सबको ऐड करके, हर फीचर की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, इसको ऐड करके हमारे पास एक एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड आ गई, दैट इज 33,200 लाइन ऑफ कोड में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा कैट सॉफ्टवेयर। और हम एफर्ट कैसे निकाल सकते हैं, हर महीने 620 लाइन ऑफ कोड जनरेट हो रहा है, तो जब मैं 33,000 को 620 पे डिवाइड कर दूंगी, इट मींस कि जब 54 स्टाफ मेंबर्स मिलके हर महीने में 620 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो ये 33,200 लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो जाएगा। ये हम पर मंथ की बात कर रहे हैं। तो ऑन एवरेज ये जो सॉफ्टवेयर है वो कितनी कॉस्ट लेगा, 4,31,600, और ऑन एवरेज 54 स्टाफ मेंबर्स मिलके एक महीने में 620 हर कोई ऑन एवरेज लाइन ऑफ कोड लिखेगा तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया है कॉस्टिंग कैसे हो रही है।
पास्ट डेटा को यूज करते हुए हमने इस करंट प्रोजेक्ट के एनालिसिस किया। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा क्या बता रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट कैन प्रोड्यूस 620 लाइन ऑफ कोड पर मंथ। ठीक है, अब ये कहाँ से निकल रहा होगा, हर मंथ का हम देखेंगे कि कितना निकला है। लेट से प्रीवियस, इससे पहले वाले मंथ में कितनी लाइन ऑफ कोड जनरेट हुई, उससे प्रीवियस कितनी हुई, उससे प्रीवियस कितनी हुई। तो जब जितनी लाइन ऑफ कोड अब तक हम देखते आएंगे उसके बाद हम उसकी एक एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज लेने पर ये डाटा आया कि ऑन एवरेज 620 लाइन ऑफ कोड पर मंथ जनरेट कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग मिलके, मतलब ऑन एवरेज, ये किसी एक की इसकी बात नहीं हो रही, टोटल 620 लाइन ऑफ कोड। और वो ऑर्गेनाइजेशन पे कितना कर रही है, अब ये पे कैसे बताएंगे, हर महीने हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जितना पे कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एम्प्लॉय से। सो ये ऑन एवरेज आ गया $8,000 पर मंथ, मतलब अप्रोक्सीमेटली हर पर्सन को आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर रही है, $8,000 पर मंथ। तो जब हमारे पास, हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ कोड भी आ गई पर मंथ और पर मंथ की कॉस्ट भी आ गई। तो जब मैं 8,000 को डिवाइड करूंगी 620 से, ये मेरे पास क्या होगी, हर लाइन ऑफ कोड को राइट डाउन करने की कॉस्ट 13। और फिर जो हमने इंडिविजुअल फीचर की कॉस्ट निकाली थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैट सॉफ्टवेयर के लिए, हम उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 33,200। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने हर लाइन ऑफ कोड को लिखने की कॉस्ट थी उससे, तो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4,31,600। और जब हमारे पास टोटल जो है वो लाइन ऑफ कोड पर मंथ गिवन है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी लाइन ऑफ कोड चाहिए, 33,200। तो जब मैं 33,200 को 620 से डिवाइड कर दूंगी, इट मींस अगर 54 स्टाफ मेंबर्स मिलके एक महीने में 620, यानी कि हर मेंबर अप्रोक्सीमेटली 620 620 620 620 लाइन ऑफ कोड लिखेगा, तो हमारे पास ये 33,200 लाइन ऑफ कोड हो जाएंगी और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने, क्योंकि हम जो एस्टिमेट दे रहे होते हैं बेसिकली कॉस्ट और जो टाइम दे रहे होते हैं वो विद इन अ मंथ दे रहे होते हैं कि एक महीने में कितने लोग मिलके काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें डेवलपमेंट टाइम पता चल जाए कि लेट्स से 6 मंथ का ड्यूरेशन है, तो हम इस 54 को डिवाइड कर देंगे 6 पे। तो ऑन एवरेज हमें हर महीने में इतने लोग मिलके अगर 620 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो ये 33,200 लाइन ऑफ कोड इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ तक क्यूरी तो नहीं, अगर ये समझ आ गया तो फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएं, दैट इज फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। जी क्लास सबके समझ में आ गया, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स, सादिक, फैजान, आसिफ, इसार, इसरार, तलहा। जी फैजान, क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है? क्यूरी है। ठीक है, सबको क्लियर है, फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके, नेक्स्ट वन इज एफपी बेस्ड एस्टिमेशन। एफपी बेस्ड एस्टिमेशन क्या है हमारे पास, एफपी फोकसेस ऑन एस्टिमेट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअल फीचर्स में ब्रेक करने के बाद हम बजाय हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट फंक्शन पॉइंट्स में ब्रेक कर देंगे। और वो फंक्शन पॉइंट्स क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने जनरेट होंगे, इंक्वायरीज कितनी होंगी, फाइल्स कितनी यूज होंगी, जो डेटाबेस वगैरह डेटा के लिए सारी फाइल्स यूज हो रही हैं, एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शंस पे काम करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट पैरामीटर्स ले रहे हैं। एक फंक्शन पॉइंट हमने ले लिया नंबर ऑफ इनपुट। अच्छा, डिफरेंट क्या आएगा, यहाँ पे एलओसी पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हो सकता है हिस्टोरिकल डाटा में कंपनी का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हो सकता है यही पास्ट प्रोजेक्ट एक दफा उस कंपनी ने सी लैंग्वेज पे डेवलप किया हो, इसी से मिलता प्रोजेक्ट एक दफा सी शार्प पे किया हो, इसी से मिलता हुआ एक दफा जावा पे किया हो, ठीक है, एक दफा इसी से मिलता हुआ बेसिक पे किया हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे किया हो। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट कर रही होंगी तो उस पर लाइन ऑफ कोड भी डिफर कर रहा होगा। वही अगेन चीज के वही, अगर एक काम सेम फंक्शन मैं सी पे करूंगी और वही सेम काम मैं सी शार्प पे करूंगी तो लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो जाएंगी मेरे पास सी शार्प पे।
सो LOC इज नॉट अ गुड एस्टिमेशन स्ट्रेटेजी है अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम फंक्शन पॉइंट की बात करें तो फंक्शन पॉइंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप क्या करें, अपने पूरे प्रोजेक्ट को ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे, फाइल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी आपको, इंक्वायरीज मींस डेटा इंक्वायरीज कितनी है जो आप सर्चिंग वर्चिंग परफॉर्म करवा रहे हैं, कौन कौन सी क्यूरीज रन कर रहे हैं, और एक्सटर्नल इंटरफेसेस अगर कोई और सॉफ्टवेयर या कोई और सिस्टम अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसकी नंबर्स कितने होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट से नहीं है। नंबर ऑफ इनपुट वुड बी सेम, चाहे आप सी लैंग्वेज पे काम करेंगे, सी शार्प पे काम करेंगे, जावा पे काम करेंगे, प्रोलॉग पे काम करेंगे, नंबर ऑफ इनपुट वुड रिमेन सेम। तो यहाँ पे हम LOC पे काम करने के बजाय हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स, नंबर ऑफ इंक्वायरीज की बेसिस पे, इन 5 फंक्शन पॉइंट की बेसिस पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को। और अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, एस्टिमेटेड वैल्यू। ये एस्टिमेटेड वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वही फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला, बेस्ट केस प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस 1 टाइम ऑफ वर्स्ट केस डिवाइडेड बाय 6। तो हर इंडिविजुअल ये जो हमारे पास FP है इसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड EV वैल्यू कैसे निकलेगी, बेस्ट केस प्लस 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस 1 टाइम ऑफ वर्स्ट केस डिवाइडेड बाय 6। हर इंडिविजुअल की हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। और ये वेट क्या चीज है, ये वेट ये बता रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में इसका इम्पैक्ट कितना है। जिसका वेट ज्यादा है इट मींस कि उसकी उस प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंस ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, टेलीफोन बुक टाइप में कोई सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, तो वहां पे मेरे पास नंबर ऑफ इंक्वायरीज और नंबर ऑफ फाइल्स ज्यादा होंगी, तो उनका वेट ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हूँ जिसमें कोर्सेज की क्रिएशन, स्टूडेंट्स की एंट्री, तो वहां पे नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, और फाइल्स भी होंगी डेटा स्टोर करने के लिए। सो वेट ये चीज बता रहा है कि आपके इस प्रोजेक्ट में इन FP में से किसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी और इम्पोर्टेंस ज्यादा है आपके पास। तो जिसका वेट ज्यादा होगा आप वेट को मल्टीप्लाई करेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू से और ये FP काउंट बनेगा उस एक इंडिविजुअल FP के लिए। So when we multiply 24 with 4, FP count would be 96. 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, ठीक है। सो ये वेट क्या बता रहा है कि आपके इस करंट प्रोजेक्ट में इस FP की क्या जो है वो प्रायोरिटी है। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी इट मींस उसका इम्पैक्ट और उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ये वेट आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू खुद से देंगे। ये वेट क्या है, ये बता रहा है कि आपके इस करंट सॉफ्टवेयर में इस FP की सिग्निफिकेंट या प्रायोरिटी कितनी है। तो बेसिकली ये वेट आपको हम प्रायोरिटी कह रहे हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका वेट ज्यादा है। और फिर हम उस वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू से, तो FP काउंट आ जाएगा। FP काउंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये कैसे निकला, ये अगेन वो ये बता रहे हैं कि हर इंडिविजुअल जो आपके पास FP है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली वैल्यू प्लस 1 टाइम ऑफ वर्स्ट केस डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या वैल्यू आई 24, ये इन्होंने इस वाले फीचर का बताया है। इसी तरह इसके लिए भी हम ऐसे निकालेंगे, पास डेटा यूज करेंगे कि सेम प्रोजेक्ट के लिए नंबर ऑफ इनपुट्स हमें आउटपुट्स कितने रिक्वायर्ड थे, और फिर उसी को ऐड करके आप 1 बाय 1 हर एक इंडिविजुअल FP की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे यूजिंग EV फॉर्मूला। और EV फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बेस्ट केस प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस 1 टाइम ऑफ एवरेज डिवाइडेड बाय 6। एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई हर फंक्शन पॉइंट की, देन उसके बाद आपने वेट दे दिया जो डिटरमाइन कर रहा है प्रायोरिटी, कितनी प्रायोरिटी है आपके इस फैक्टर की, इस फंक्शन पॉइंट की आपके इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फाइल्स की है, यानी कि डेटा स्टोरेज सबसे ज्यादा हो रहा है आपके इस प्रोजेक्ट में, डेटा स्टोरेज पे फोकस सबसे ज्यादा है, एंड देन नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो FP काउंट आ जाएगा इंडिविजुअल FP के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास अगेन आपने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज की जी, 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली और एवरेज, और 1 टाइम ऑफ बेस्ट केस एंड 1 टाइम ऑफ वर्स्ट केस डिवाइडेड बाय 6। आप चाहें तो ये फॉर्मूला राइट डाउन कर ले।
ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू एस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ एस ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस 1 टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव, वर्स्ट केस, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है बेस्ट केस। डिवाइडेड बाय, इन सबको आप पहले कैलकुलेट कर लें और फिर 6 से डिवाइड कर दें ताकि आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाए। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला आप अपने पास नोट डाउन कर लें। ये फॉर्मूला व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है ना, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, इसको नोट डाउन कर लें। 1 टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस 1 टाइप ऑफ पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6। जी हर टाइम 6 से डिवाइड होगा क्योंकि हम एवरेज लेंगे ना। 4 ये बना, 1 एंड 1 दिस, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ऑन एवरेज हम लेंगे। जी आदिल, एक्सपेक्टेड वैल्यू, EV stands for expected value, expected value। That is expected value, EV stands for। बहुत ही मुश्किल है ये व्हाइट बोर्ड यूज करना। ठीक है, तो हर, चाहे हम एफपी बेस्ड कैलकुलेशन करें या चाहे हम एस्टिमेशन करें एलओसी बेस, वहां पे हम हर एलओसी में हर फीचर की एस्टिमेटेड वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकालेंगे लाइन ऑफ कोड के लिए कि हर फीचर की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड कितनी होंगी, और एफपी में हम इन फंक्शन पॉइंट की बेसिस पे निकालेंगे कि सेम सेम पास प्रोजेक्ट के लिए नंबर ऑफ इनपुट्स की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड कितनी वैल्यू कितनी थी, नंबर ऑफ आउटपुट के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू क्या थी, और उसका हम सम निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए। ठीक है, अब सिमिलरली हम यहाँ पे हमारे पास हर इंडिविजुअल ये जो एफपीएस के लिए हमने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली यूजिंग ईवी फॉर्मूला, और अगेन ये जो वैल्यूज आ रही थी हमारे पास, ये वैल्यू कहाँ से आ रही थी, ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास पास प्रोजेक्ट से। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, मोस्ट लाइकली वैल्यू, पेसिमिस्टिक की वैल्यू ऑफ सेम हमारे पास इसी टाइप के प्रोजेक्ट की पास प्रोजेक्ट से ये डाटा हमने निकाला था एज अ हिस्टोरिकल डाटा, बेसलाइन डाटा जिसे हम कह रहे हैं। फिर वहां से हमने हर इंडिविजुअल एफपी का एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली यूजिंग ईवी फॉर्मूला, एंड देन अब हम क्या करेंगे, अगेन हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस पे हम इस प्रोजेक्ट की भी इसी प्रोजेक्ट की एफपी बेस एस्टिमेशन करेंगे। अच्छा, एफपी बेस एस्टिमेशन कैसे होगी, जिस तरह एलओसी में हमने लाइन ऑफ कोड पे फोकस किया था, यहाँ पे हम फोकस क्या करेंगे, एफपी पे। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस 6.5 फंक्शन पॉइंट पर मंथ। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा क्या बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस 6.5 फंक्शन पॉइंट पर मंथ, यानी कि हर महीने वो ऑर्गेनाइजेशन 6.5 जो है वो फंक्शन पॉइंट जनरेट कर रही है। अब फंक्शन पॉइंट में नंबर ऑफ इनपुट भी होंगे, नंबर ऑफ आउटपुट, वो सारी चीजें। ठीक है, लेबर रेट इज अगेन वही 8,000 पर मंथ, वही ऑर्गेनाइजेशन सेम है। उसी के लिए पहले हमने एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन की थी, अब हम एफपी बेस्ड एस्टिमेशन कर रहे हैं। नाउ लेबर रेट इज 8,000 पर मंथ,
हर एफपी को राइट डाउन करने की हम कॉस्ट निकालेंगे बाय यूजिंग 8000 डिवाइडेड बाय 6.5, यानी कि 8000 जितना हम हर डेवलपर को ऑन एवरेज पे कर रहे हैं, 8000 उसको डिवाइड कर देंगे 6.5 से, यानी कि जितना लाइन ऑफ कोड वो ऑर्गेनाइजेशन जनरेट कर रही है फंक्शन पॉइंट, उसकी बेसिस पे हमारे पास हर फंक्शन पॉइंट को राइट डाउन करने की कॉस्ट आ गई 1230। ठीक है, यानी कि हर फंक्शन पॉइंट को एज राइट डाउन करने की कॉस्ट इज 1230। और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज, अगर एफपी का फॉर्मूला आपको याद हो तो एफपी का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ एफपी काउंट मल्टीप्लाई बाय 0.65 जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 जो कि अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। अच्छा, ये एफ आई मैंने आपको बताया था, दीज आर एडजस्टमेंट फैक्टर्स। एडजस्टमेंट फैक्टर्स एफपी में क्या होते हैं, 14 एडजस्टमेंट फैक्टर्स जो प्रोजेक्ट की ओवर, जिसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर कह रहे हैं, जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे। सो हम इसका समीशन ऑफ एफ आई कैसे निकलेगा, हर 14 जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उन 14 फैक्टर्स को हम रेट कर रहे होंगे 1 से 5 के स्केल पे। 1 मींस नो इम्पैक्ट एज वेल, और अगर हम हर उसको जो है वो इम्पैक्ट दे दें 5 का, इट मींस कि उसका बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। अगर हम कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए सिस्टम में, तो सिक्योरिटी भी है क्या है, डायरेक्ट उस सिस्टम का एफपी नहीं है बट सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए दैट इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर। तो सिक्योरिटी को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी डेटाबेसेस और ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड्स एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारा काम हमें अलग से करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एफर्ट रिक्वायर्ड होंगे, तो हम उसको कितनी प्रायोरिटी देंगे, 5। सो वी हैव 14 डिफरेंट एडजस्टमेंट फैक्टर्स। ठीक है, 14 हमारे पास डिफरेंट एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, और हम उन एडजस्टमेंट फैक्टर्स को किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो एडजस्टमेंट फैक्टर्स मेरे पास क्या है, 1 से लेकर 5 की बेसिस पे हम उसको स्केल कर रहे हैं। 1 मींस नो इम्पैक्ट, 5 मींस हाई प्रायोरिटी। तो अगर हमारे पास 14 पॉइंट्स हैं और हम 14 को मल्टीप्लाई करें, यानी कि सबको हम 5 दे दें, तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा, 70। सो 70 मींस जब मैं उसको काउंट करूँ, इस पूरे जो है वो टोटल में इस फॉर्मूले में ऐड करूंगी, तो उससे मेरे पास क्या आएगा, 70। तो 70 मींस इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट 4,57,000 से बढ़कर इंक्रीज हो जाएगी। तो जितने ज्यादा फैक्टर्स की वैल्यू होगी उतना ज्यादा प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी, जितनी कम इन फैक्टर की वैल्यू होगी, ये इन्होंने क्या किया है, ऑन एवरेज इन्होंने एस्टिमेटेड एक वैल्यू दे दी रैंडमली, बट इसका स्केल कितना हो सकता है, 1 से लेकर 70 तक, 70 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज 70 इज 14 मल्टीप्लाई बाय 5। हाई रेट पे आप स्केल करेंगे 5, कोई इम्पैक्ट नहीं है तो 1। तो जब 14 सारे के सारों को मैंने प्रायोरिटी दे दी 5, यानी कि सारे फैक्टर्स बहुत हाई प्रायोरिटी पे हैं, सबको मैंने 5 रेट कर दिया, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 विद कॉस्ट 70। 70 मींस सारे एडजस्टमेंट फैक्टर्स आर ऑन इट्स पीक। और ये समीशन ऑफ एफपी काउंट क्या है, ये समीशन ऑफ एफपी काउंट ये है, ये जो इंडिविजुअल एफपी काउंट आया है इनका सम, जब हम इनको सम करेंगे so that would be summation of fp count। फॉर्मूले में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल एफपी कितने आए, एस्टिमेटेड 372 फॉर दिस कैट सॉफ्टवेयर। और जो हमारे पास इंडिविजुअल एफपी को राइट डाउन करने की कॉस्ट आई थी उसको मैंने 372 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की मेरे पास कॉस्ट आ गई। और 372 को जब मैं 6.5, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑन एवरेज 6.5 एफपी जनरेट कर रही है, तो मैं उस 372 को 6.5 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या चीज आएगी कि अगर 58 स्टाफ मेंबर्स, हर स्टाफ मेंबर 6.5 फंक्शन पॉइंट जनरेट करेगा एक मंथ में, तो ये प्रोजेक्ट एक मंथ में कंप्लीट हो जाएगा बाय यूजिंग 58 स्टाफ मेंबर्स। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करेंगे आफ्टर ब्रेक। जिस तरह एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन थी, इसी तरह हमने एफपी बेस्ड एस्टिमेशन की है। मिड होंगे 6 जुलाई से आई गेस स्टार्ट होने मिड टर्म।
जी क्लास, यहाँ तक लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? एलओसी एंड एफपी बेस्ड एस्टिमेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पेपर पर्सपेक्टिव से। जी ऑनलाइन ही होंगे उसके। अभी एसओपी हमारे पास जब आ जाएंगे तो वो एसओपी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी होंगे कि किस तरीके से मिड देना है, तो वो चीज पे शेयर हो जाएगी। चलें ठीक है, ब्रेक के बाद जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये एफपी बेस में फिर दोबारा से रिवाइज कर दूंगी। ठीक है, फिर इसको यहीं तक रखते हैं, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आपकी। मतलब अटेंडेंस के बाद हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर ब्रेक से लेकर 1 आवर का ब्रेक है, 2:10 पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, 2:10 पे।